अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Dear student, assalamu alaikum. And today what we are doing valuation ratios, also called market ratios and solvency ratios. After these you can conduct your full ratio analysis on any financial statements. So we continue with our valuation ratios. We can say मैंने ये आपको market ratios के बताया था कि market ratios कहा जाता है, इनको valuation ratio भी कहा जाता है. इसके अंदर हम valuation ratio इस वजह से कहा जाता है, इसमें हम कंपनी की शेयर की वैल्यू लगाते हैं. हम कहते हैं कि वेदर आफ्टर गोइंग थ्रू दीज रेशियो हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि ये जो कंपनी है इसका शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वेदर इस कंपनी का शेयर ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है. इन रेशियो से आपको शेयर की और कंपनी की मार्केट में जो पोजीशन है वो पता चलेगी. आप ये डिसीजन कर सकेंगे कि आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना. इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि मैनेजर्स के लिए जो शेयर होल्डर वेल्थ है वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है. तो मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर शेयर की कीमत जो है वो बढ़े, शेयर की डिमांड बढ़े, जिसकी वजह से जो है शेयर होल्डर भी खुश होता है और मार्केट में एक नाम भी बनता है. सो वी स्टार्ट विद द वैल्यूएशन रेशियोज. और जो लास्ट रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो है, ये एबिलिटी बताती है फर्म की कि फर्म अपने लॉन्ग टर्म डेट्स, जो लाइबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो फर्म अपनी पे कर सकती है कि नहीं कर सकती. अगर वो नहीं कर सकते तो दैट कंपनी इज गोइंग टू बी इंसॉल्वेंट, और उस कंपनी से निकल जाना बेहतर है जो फ्यूचर के अंदर जाके इंसॉल्वेंट हो जाए, उसकी पोजीशन जो है वो खराब होना शुरू हो जाए. So we start with the basic. This is the some things which I want to discuss. There is a paid up value of share. मतलब हर शेयर की एक पार वैल्यू होती है. तो क्रिसेंट कॉटन मिल और मोस्टली पाकिस्तान के जितने भी शेयर्स हैं उनकी पार वैल्यू 10 रुपये होगी. ठीक है, 10 रुपीज़ से ये स्टार्ट होते हैं. और मार्केट प्राइस, जो मार्केट में इस टाइम ये शेयर जो बिक रहा है, 2018 में ये मार्केट में शेयर बिक रहा था 25 रुपये का. 2019 में ये 3 रुपये, 2019 में जो साल का इसकी शेयर वैल्यू निकाली मार्केट प्राइस पर शेयर, वो आई 28 रुपये. ठीक है. और उसके बाद लास्टली जो इसकी कीमत निकाली है वो हमने निकाली है 40 रुपये. ये 2020 में इसकी वैल्यू है क्रिसेंट कॉटन मिल की. ठीक है. और इसका बेसिक अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो ये आपको मैंने बताया था, दिस इज दी अर्निंग नेट इनकम. ठीक है. और या फिर आप ईबीएटी कह सकते हो इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ठीक है. आपका नेट प्रॉफिट जो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो नेट इनकम है आपका उसको आप डिवाइड करते हो. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस नहीं, अर्निंग जब होती है ऑपरेटिंग, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट को माइनस करते हो, फिर आप टैक्सेस को माइनस करते हो, उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है. नेट प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा. अब नंबर ऑफ शेयर्स आपको जो है मोस्टली कैपिटल वाले पोर्शन में दिए होते हैं. अनफॉर्चुनेटली जो मैंने यहाँ पे ये डाउनलोड की है इसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो एज सच नहीं दिए हुए. इसके अंदर जो आपको दिया हुआ है दैट इज दी ऑन इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो है वो दिया हुआ है. ठीक है. और पेड अप कैपिटल आपको जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 226,601. दिस इज द पेड अप कैपिटल. और ऑर्डिनरी शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर इन्होंने इशू नहीं किए हुए. सारे के सारा जो कैपिटल है वो ऑर्डिनरी शेयर की शक्ल में है. अब ये जो पेड अप कैपिटल है इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं बहुत आराम से. वो कैसे कर सकते हैं, पेड अप कैपिटल किस तरह आया है आपका, जो आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको पेड अप कैपिटल आपका आया है जो आपके पेड अप कैपिटल
पेड अप कैपिटल आपका आया है आपके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, और जो पार वैल्यू मैंने बात की थी। तो पेड अप कैपिटल आपके पास जो है ये है जी 226,601, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स आपको जो है वो नहीं पता। मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू नीचे मैंने बताया 10 रुपये है हर एक शेयर की, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। n इज इक्वल टू 226 60.1, तो ये आपके पास जो आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 226,660, ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो हैं बन जाएंगे। तो इस तरह आप जो है ये फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने एक अलग से एक रॉ बना दी है, आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे पेड अप कैपिटल के आगे ही बताया होता है कि कितनी पार वैल्यू और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। शेयर होल्डर इक्विटी में ही आपको पता चल जाता है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। 12 नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू जो आपका पेड अप कैपिटल है ऊपर, पेड अप कैपिटल है ये ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। इसका पेड अप कैपिटल इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये जो पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू पर शेयर, इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ये सेम वैल्यू आगे हमने क्या कर ली, पेस्ट कर ली, तो हमारे पास तीनों सालों के जो है नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अर्निंग पर शेयर। अब हमारे लिए अर्निंग पर शेयर निकालना मुश्किल नहीं होगा। तो अर्निंग पर शेयर आपके पास जो है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, ये F10 पे आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये लॉस हुआ हुआ है आपको 2018 में, इसको लॉस को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको एक किस्म का अर्निंग के बजाय लॉस पर शेयर हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द लॉस पर शेयर, और लॉस पर शेयर जो है आपको 0.65 रुपीज लॉस जो है वो पर शेयर हो रहा है, ठीक है। इसको फॉर्मूले को अगर आगे पेस्ट करेंगे तो सेल भी पेस्ट हो जाएगा आगे, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो ये सेल भी आगे जो है वो पेस्ट होता जा रहा है आपका। 2019 का भी डाटा आपके पास आ गया, ठीक है। 2019 के हिसाब से आपका एनालिसिस हो गया, मैं 2018 का कर रहा था, तो ये 2019 के हिसाब से आपका एनालिसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी प्राइस अर्निंग रेशो, और प्राइस अर्निंग रेशो आपने सिंपल कैसे निकालनी है, मार्केट प्राइस पर शेयर और जो आपकी अर्निंग पर शेयर है उसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मार्केट प्राइस और अर्निंग रेशो जो है वो आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशो। सो आपके पास माइनस में आ गया। मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जो आपकी अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव में जा रही है, लॉस में जा रही है, और प्राइस अर्निंग रेशो भी आपकी फिर क्या है, वो माइनस में है। तो ये आपके पास आ गया जी 11.43 जो है वो मार्केट, अब ये पॉजिटिव में होना चाहिए जो रेशो है, लेकिन ये नेगेटिव में है। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सच प्राइस मार्केट की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली हाई है, लेकिन जो अगर आप देखें तो जो आपकी कंपनी की प्राइस है, जो अर्निंग है, जो एक्चुअल अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और मार्केट प्राइस जो है इससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ये बिक रहा है। तो इट इज़ अ साइन, नेगेटिव साइन फॉर द इन्वेस्टर। बहरहाल ये नेगेटिव साइन को जो है आप इधर इंटरप्रिटेशन में नेगेटिव साइन को आप ऐसा इंटरप्रेट नहीं करोगे, आपके ये फॉर्मूले की वजह से क्रिएट हो रहा है नेगेटिव साइन। सो बहरहाल ये जो है ये आपको एक प्रॉपर जो है एनालिसिस दे रहा है यहाँ पर कि आपकी प्राइस जो है बहुत हाई है एज कम्पेयर टू योर एक्चुअल अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और वो रेशियो जो है मार्केट के अंदर एक किस्म की मैनिपुलेशन हुई हुई है, और जो एक्चुअल जो वैल्यू है फर्म की अर्निंग की शक्ल में वो मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट फिलहाल नहीं हो रही। Okay, then we come towards the
डिविडेंड पे आउट रेशो, एंड डिविडेंड पे आउट रेशो जो है इसको हम कहते हैं DPO इज टोटल डिविडेंड, और डिविडेंड इसमें कैश डिविडेंड आ जाता है, डिविडेंड डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट, ठीक है, या अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। ये आपके पास डिविडेंड पे आउट के प्रॉफिट में से कितना पोर्शन बिजनेस जो है वो एज अ डिविडेंड देना पसंद करती है। तो अगर ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जब हम आते हैं सो ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बिफोर टैक्सेशन है, ये आफ्टर टैक्सेशन हमारे पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बताया हुआ, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताया हुआ। देयर इज अ नेट लॉस बट देयर इज अ इशू ये है कि कंपनी ने इन सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस दे आर फेसिंग, सो दे डिडंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ कैश डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड इन्होंने कोई नहीं दिया। जब कैश डिविडेंड नहीं दिया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक किस्म का जीरो ही हो जाएगा। अगर ये होता तो हम क्या करते, डिविडेंड को डिवाइड करते नेट प्रॉफिट से। इसी तरह कैश डिविडेंड पर शेयर भी, तो डिविडेंड को हमने डिवाइड करना था नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास कैश डिविडेंड पर शेयर आ जाना था, हर शेयर पर कितना जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। तो ये भी इस टाइम जीरो है क्योंकि हमारे पास डिविडेंड, कैश डिविडेंड दिया ही कोई नहीं बिजनेस ने इस साल, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है, बुक वैल्यू पर शेयर आपको बताया था कि ये जो इक्विटी है, इक्विटी को, जो एक्चुअल इक्विटी है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर, तो जो टोटल इक्विटी है उसको डिवाइड करते हैं, टोटल इक्विटी को हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाता है। सो अब देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास इक्विटी दी हुई है, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी ये आपके पास, इसको क्लिक किया, डिवाइड किया इसको नंबर ऑफ शेयर से, डिवाइड किया इसको हमने नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। तो हमारे पास बुक वैल्यू, शेयर की बुक वैल्यू आ गई पर शेयर है, दैट इज इनॉर्मस, बहुत ज्यादा बुक वैल्यू है, और मार्केट प्राइस जो है वो बहुत कम है। तो बुक वैल्यू जो इक्विटी है वो नंबर ऑफ शेयर्स के गेंस जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हाईली इक्विटी फर्म है ये हमारे पास। तो एक और ऐड कर देते हैं जो मैंने आपको बताया था, दैट इज दी मार्केट टू बुक रेशो। ये भी एक किस्म का एनालाइज करता है कि मार्केट में, मार्केट अगेंस्ट दी बिजनेस के उसकी क्या वैल्यूएशन है। सो इसको हम अल्टरनेटिवली भी यूज कर सकते हैं, बुक टू मार्केट रेशो भी कर सकते हैं, इफ यू कैन डू दैट, बुक टू मार्केट रेशो और मार्केट टू बुक रेशो। सो किसी तरह भी हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है इसके अंदर वो ये है कि अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा हो तो हम इसको कहते हैं कि ये बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो ये जो अभी एक रिसेंट कॉटन मिल है ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, और अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो तो इन्वेस्टर्स को कंसिडर करते हैं कि ये ओवर वैल्यू स्टॉक है। लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि बुक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से, तो ये अभी काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है, और अंडर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको बुक टू मार्केट करता हूँ, बुक टू मार्केट रेशो करता हूँ, तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू होगा, और ये जितनी कम होगी उतना ही स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू होगा। तो ये मैं इक्वल टू का साइन लगाया यहाँ पे, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, तो ये ज़्यादा है 7.30, इसका मतलब है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ठीक है। स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है
और ये इसकी जो मार्केट प्राइस है, वो मार्केट प्राइस जो है वो काफ़ी कम है और इसकी बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो दिस इज़ द अंडर वैल्यू स्टॉक। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज़ का मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये आप पे ना करो, अगर ये इन रेशियो से पता लगता है कि कंपनी अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है कि नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे पहले जो आती है डेट टू इक्विटी रेशियो, सिंपल है, नाम से ही पता है कि इसमें टोटल डेट है डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो बताती है कि इक्विटी के अगेंस्ट कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है और डेट टू इक्विटी रेशियो कितनी है कंपनी की। ठीक है, अगर ये 30-70 आती है तो इसका मतलब है कि 30% डेट है और 70% इक्विटी है। 40-50 आती है, रेशो मुख्तलिफ बनती है डेट टू इक्विटी रेशो का। अब ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री में, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में डेट रेशो ज़्यादा होती है, लेवरेज उसमें ज़्यादा होता है, फिक्स ऑब्लिगेशन उसमें ज़्यादा होती हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएँ तो उधर ज़रा मॉडरेट सा, लेकिन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये डेट रेशोज़ जो है वेरी करती है। डेट एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को टैक्स शील्ड मिल जाती है क्योंकि उधार के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, और नुकसान ये होता है कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चली जाती है क्योंकि उसे फिक्स ऑब्लिगेशन पे करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ इक्विटी के ऊपर उसको फिक्स डिविडेंड नहीं देना पड़ता। जिस तरह अभी लॉस में जा रही है कंपनी तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, ना ही पे किया। तो यहाँ पे कंपनी आसानी है, लेकिन अगर कंपनी ने डेट लिया हुआ है बहुत ज़्यादा तो उसके ऊपर उसको फिक्स ऑब्लिगेशन पे करनी ही करनी है, चाहे उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में हम टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अब लाइबिलिटीज मेरे पास करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी की शक्ल में है, तो मैं उनको वैसे ही करूँगा। ये मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटी, इसको ऐड कर लूँगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, प्लस किया करंट लाइबिलिटी, ये दोनों टोटल लाइबिलिटी बनाएंगे, दोनों को जब टोटल करूंगा तो टोटल लाइबिलिटी बन जाएंगे। ठीक है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, टोटल इक्विटी आपको शेयर होल्डर इक्विटी यहाँ पर दी हुई है उससे डिवाइड कर देंगे, आपके पास डेट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगी। मतलब कंपनी ने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का 40% डेट में लगाया हुआ है और 60% इक्विटी में लगाया हुआ है। मैं इसको समझा देता हूँ आपको। कैपिटल स्ट्रक्चर है सरमाए का जो पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कंपनी का लेट्स से दिस इज द होल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द होल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सरमाए का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें से 40% कंपनी ने उधार लिया हुआ है। ठीक है, और 60% जो है वो कंपनी ने इक्विटी से अपने पास फंडिंग इकट्ठी की हुई है। मतलब 60% ऑनरशिप है और 40% जो है एक्सटर्नल यूजर्स ने आपको सरमाया प्रोवाइड किया है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स ने उधार की शक्ल में, डेट की शक्ल में, क्रेडिट्स की शक्ल में, लोन की शक्ल में आपको उधार दिया हुआ है। बाकी जो 60% है वो आपके पास क्या है, ऑनरशिप है। डेट टू इक्विटी रेशियो आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है डेट टू एसेट रेशियो। ये बताता है कि ये हमें बताता है कि हमारे जो डेट हैं उनमें से कितना पोर्शन एसेट में से, एसेट्स में से कितना पोर्शन डेट ने फाइनेंस किया हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये है टोटल एसेट, आई होप कि टोटल एसेट कहाँ बना हुआ है हमारे पास सेक्शन टोटल एसेट का। So this ratio is little bit complicated asset debt to asset ratio। आप total debt divided by total debt divided by total asset कर देंगे फिर भी बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं। वैसे अगर आप डेट टू एसेट रेशियो का निकालते हैं, डेट टू एसेट रेशियो, तो आप अगर कर देते हैं टोटल डेट
ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगा डिवाइड बाय टोटल एसेट। अगर आप कर देंगे फिर भी ठीक होगा बिल्कुल। अगर आप टोटल डेट डिवाइड बाय एवरेज, ठीक है, एवरेज टोटल एसेट कर देंगे, एवरेज टोटल एसेट कर देंगे, फिर भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, so here I have a previous year data. I can provide you with the analysis that total debt divided by average total asset. So यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो अगेन इधर आ जाएगा मेरे पास टोटल डेट प्लस, ठीक है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ, ये टोटल एसेट है, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ठीक है, ये मैंने डिवाइड किया तो 0.31% ऑफ द एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय द डेट। ठीक है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टेल्स यू अबाउट द ability to pay interest out of the profit. So company ability to pay its interest is calculated by interest coverage ratio is earning before interest and taxes divided by interest expense। ठीक है, वेरी सिंपल कि कितना पोर्शन ऑफ अर्निंग जो है वो इंटरेस्ट पे, अगर ये ज़्यादा होगा, जितना एक से ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा कि कंपनी की अर्निंग इतनी ज़्यादा है कि वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को आराम से मीट कर सके। सो यहाँ पर अगेन हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। नाउ दिस आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑल द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अब इसमें से जो है ऑफिस जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो नीचे वाली लाइन में दिए हुए हैं, ये अलग भी दिए हो सकते हैं। अगर ये ना दिए हो तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेना पड़ेगा आपको, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सेपरेटली मिल जाएंगे, आप उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है 1.16, इट इज़ क्वाइट रीजनेबल कि आप काफ़ी पोर्शन जो है आपका अर्निंग का इंटरेस्ट को कवर कर सकता है। ठीक है, सो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 116% है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रिटर्न्स और इट्स प्रॉफिट in proportion to its interest expenses. So it's a good profile कि वो पे कर सकती है। हमने ये भी आज एनालाइज किया कि जी कंपनी जो है वो अंडर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इट्स बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू को जब हमने कंपेयर किया, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो इज नॉट शोइंग दैट मच प्रॉमिसिंग पिक्चर। जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जो इसको प्रॉब्लमेटिक इसके लिए होगा कंपनीज के लिए, इस कंपनी के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ वी सी that this stock is undervalue, if you this stock has a potential to increase in its value, जो 28 पे इसकी वैल्यू है ये इंक्रीज होके ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इतना पोटेंशियल है इसके पास। सो फिर हमने जो है वो सॉल्वेंसी रेशियोज की कि कंपनी जो है उसकी जो डेट स्ट्रक्चर है उसमें 40% डेट है एंड 60% इक्विटी है। देन जो एसेट्स हैं उनका 31% जो है वो डेट के थ्रू फाइनेंस किया गया है, डेट के थ्रू उन एसेट को एक्वायर किया गया है। और उसके बाद जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को पे आराम से कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली वो आराम से पे कर सकती है। ठीक है, तो these are the whole ratios
इनको हम मुख्तलिफ वे में एनालाइज़ कर सकते हैं। इन रेशियोज़ को लेके हम टाइम सीरीज़ एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर सकते हैं। इन रेशियोज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री एवरेज के साथ और फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों की कंपनी जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ठीक है? सो दैट्स हाउ वी डू द होल एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। So as you can see, I have completed the 3 year analysis। उसमें मैंने 3 साल का डाटा देखा है और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्राइस अर्निंग रेशियो का जो 2010 में प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो इज़ गिविंग द पॉजिटिव वाइब्स और आप अगर इसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन देखें, स्टिल इट इज़ द अंडर वैल्यू स्टॉक, यू कैन बाय दिस स्टॉक। और अगर हम इसका एनालिसिस करें, हम मुख्तलिफ वे में इसका एनालिसिस, फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज़ एनालिसिस हम कर सकते हैं। टाइम सीरीज़ में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, हम काफ़ी ऑप्शंस इसमें से लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन मेक अ पाई चार्ट एज़ वेल, वी कैन मेक अ जो है हिस्टोग्राम्स एज़ वेल। अ, ठीक है, अगर आप ये देखें पाई चार्ट आप बना सकते हो इसका, उसके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? और आप इसकी लाइन चार्ट्स भी बना सकते हो, टाइम सीरीज़ एनालिसिस है, मुख्तलिफ कंपनीज़ का आप इस तरह एनालिसिस करके और फिर हर कंपनी का कंपैरिज़न कर सकते हो लाइन बना के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर ये आपके डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसको अगर मैं चेक करूँ तो मैं यहाँ पर इसका हिस्टोग्राम भी बना सकता हूँ, ठीक है? तो हिस्टोग्राम मैं बना दूँ, वो भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखें हिस्टोग्राम बन गया है, पहली सीरीज़ का 44, दूसरे का 40, तो इस तरह करके आप मुख्तलिफ एनालिसिस जो हैं वो पुट अप कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ डूइंग हियर, लेकिन एनालिसिस हो सकता है काफ़ी चीज़ों का, ठीक है? सो दिस इज़ आप मुख्तलिफ एनालिसिस परफ़ॉर्म कर सकते हैं इनको लेकर, मुख्तलिफ चीज़ें आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और रेशियो एनालिसिस, द बेसिक आइडिया इज़ कि आपने रेशियो एनालिसिस करना है कंप्लीट, और रेशियो एनालिसिस अब आपका जो है वो सॉल्वेंसी रेशियोज़ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। फर्दर मोर जो एनालिसिस करने हैं वो फिर हम आगे जाके इनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।